कल वाला में कोई डाउट है क्या? नहीं सर। हम्म। तो उसके आधार पे जो हम लोगों ने कल देखा था, उसके आधार पे कुछ कुछ क्वेश्चन है। एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बेसिस पर। अगर वो समझ में आया होगा तो उसके आधार पे जो ये क्वेश्चन होंगे, ये अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं नहीं सर, नहीं किए हैं। अब दिख रहा है ना? दिख रहा है ना स्क्रीन? तो जो हम लोग पिछला क्लास में देखे थे, यूक्लिड का प्रमेय और विभाजन का प्रमेय, उसी से ये चीज़ आगे बढ़ने वाली है। हम्म दिख रहा है पारुल स्क्रीन? हाँ। तो हम लोग का जो है, इसमें क्या था क्वेश्चन में कि क्वेश्चन से पहले जो हमने कल बनाया था, उसमें यही था कि हम लोग ने देखा था कि अगर भाज्य ए रहेगा कोई, और उसमें कोई भाजक आ गया बी से, उसका जो भागफल क्यू होता है और ये आर होता है। तो हमने आर के बारे में पता किया था कि आर जीरो से तो बड़ा या बराबर रहेगा, लेकिन बी से छोटा रहेगा। तो इसके बेसिस पे हमने ये भी देखा था कि अगर बी बराबर 3 है, तो आर बराबर क्या हो सकता है? 0, 1 और 2। अगर बी बराबर 5 है, तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4। तो इस हिसाब से हमने वैल्यू चेक किया था और इस चीज़ को हमने समझा था। तो जब ये चीज़ समझ में आ गई, तो इसी के आधार पे हम लोगों के पास कुछ कुछ क्वेश्चन हैं। उसको जब हम लोग देखेंगे तो वो अच्छे से समझ में आएगा, और उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि, ये बोला गया है कि हमको ये दर्शाना है कि प्रत्येक जो सम पूर्णांक है, हमारे पास पूर्णांक होते हैं। यस सर। पूर्णांक किसको बोला जाता है? हाँ, माइनस रहित प्राकृतिक संख्या हो और पूर्ण संख्या हो, इसी को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि नंबर है, लेकिन दशमलव में नहीं रहना चाहिए। अगर सिंपल माइनस प्लस नंबर रहेगा तो वो पूर्णांक हो जाएगा। तो पूर्णांक को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, एक होगा सम पूर्णांक, एक होगा विषम पूर्णांक। यही दो हो सकता है। तो ये बोला जा रहा है कि सम पूर्णांक को 2q में लिख सकते हैं, और विषम पूर्णांक को कैसे लिख सकते हैं? 2q प्लस 1 में, जहां पर q क्या है? फिर से कोई पूर्णांक है, ठीक है? q फिर से कोई पूर्णांक ही है, यही हमारे पास दिया गया है। तो जब अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे लोग? 2q प्लस 1 है और q पूर्णांक है, तो कैसे इस चीज को प्रूफ करेंगे? पता है कैसे इसको करेंगे लोग? कैसे इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं, बताओ लोग, किसी कोई बता सकती है? सर नहीं आता है सर। ठीक है। इसमें हम लोग को ये देखने से दिख रहा होगा कि हम लोग को सम और विषम के बारे में बताना है। सम संख्या किसको बोलते हैं? दो से कट जाएगा तो, अगर दो से कट जाएगा तो सम, और दो से नहीं कटेगा तो विषम। यही होता है। तो मान लेते हैं
अब मान लेते हैं कि अगर हम लोग इसमें 2 से भाग देने जाएंगे किसी नंबर में, मान लो कि 2 से, अगर b बराबर 2 हो गया तो r बराबर क्या होगा? जीरो रहेगा। 0 और 1 हो सकता है, या तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा। यानी कि हम लोग को यही 2 से भाग देना है। तो जब 2 से भाग देंगे और हमारा फॉर्मूला जो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यही होगा ना। यहाँ पर a बराबर या तो 2q होगा या तो a बराबर क्या होगा? 2q प्लस 1। नहीं, इसमें r बराबर 0 किए हैं तो a बराबर 2q बन गया। और अगर r बराबर 1 का इस्तेमाल करेंगे तो क्या बन जाएगा? a इक्वल टू 2q प्लस r का मतलब तो 1, तो 2q प्लस 1, यही तो वो होगा ना। तो इसमें से अब बताओ a बराबर किस में 2 से भाग लग सकता है? 2q में लग सकता है, क्योंकि इसमें 2 पहले से मौजूद है ना। क्या नीचे वाला में भाग लग सकता है क्या, जिसमें 2q प्लस 1 लिखे हैं तो? नहीं, क्योंकि इसमें 2 तो है ही नहीं। लेकिन किसी को लग रहा होगा ना कि इसमें 2 तो है, 2q लिखा हुआ है, लेकिन सर वन नहीं 1 भी है, तो इसलिए भाग नहीं लगेगा। भाग लगने के लिए गुणा का संबंध रहना चाहिए, है ना। 2 अगर कॉमन निकल जाता किसी प्रकार से तो भाग दे देते, लेकिन इसमें कॉमन निकलेगा क्या इसमें से 2? नहीं सर। नहीं, कॉमन नहीं निकल सकता है। तो जब कॉमन नहीं निकल पाएगा तो फिर भाग नहीं लगेगा। यानी कि ये विषम संख्या के लिए हो गया, है ना। यस सर। बात समझ में आया? ए ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब ए जो है या तो सम होगा या तो विषम होगा, यही होता है ना। कोई धनात्मक पूर्णांक या तो सम होता है या तो विषम होता है। तो हमने उसमें 2 से भाग दिए और 2 से भाग दे के उसमें 2 ही शेष बन सकता है, या तो 2q या तो 2q प्लस 1। तो r बराबर या तो 0 आएगा या तो r बराबर 1 आएगा। जब 2 से भाग देंगे तो r बराबर जब 0 आएगा तो ये फॉर्मूला होगा a इक्वल टू 2q, और r बराबर जब 1 आएगा तो ये फॉर्मूला होगा a इक्वल टू 2q प्लस 1। तो a इक्वल टू 2q सम को बता रहा है। क्यों सम को बता रहा है? क्योंकि इसमें हमने 2 से भाग लग सकता है, पहले से ही लिखा हुआ है 2 गुना q। नीचे में 2 से भाग देंगे, 2 2 कट जाएगा, इसीलिए a बराबर 2q सम संख्या हो गया। लेकिन 2q प्लस 1 कट ही नहीं पाएगा 2 से, यानी कि वो विषम हो गया। इस पे देखो लोग, इसमें कोई डाउट है क्या? सर नहीं सर। समझ में आ रहा है ना ये? यस सर। इसी के बेसिस पे एक और एग्जांपल देखते हैं लोग। ऐसा ही वो भी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में ये दिया गया है कि हमारे पास धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है कोई। क्या लिखा गया? धनात्मक विषम पूर्णांक। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? एक तीन पाँच। हाँ, 1 3 5 7 ये सब हो जाएगा धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इसमें ये बोला है कि हमको ये प्रूफ करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक हमेशा या तो 4q प्लस 1 के रूप में होगा या तो 4q प्लस 3 के रूप में होगा। ठीक है ना। जो धनात्मक विषम पूर्णांक है या तो 4q प्लस 1 के रूप में होगा। क्या चीज? जाएगा। ये भी तो उसके जैसे ही सब हो जाएगा। हाँ, इसमें भाग हम लोग किस चीज से देंगे? सही है। 4 से देंगे ना। चार से सब भाग देंगे। 4 से भाग देंगे ए में जब 4 से भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल क्या क्या आ सकता है? या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3। यस सर। अब हम लोग अगर 4 से भाग देंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे? ए बराबर 4q प्लस आर, जी। होगा ना आर। अब इसमें जब फॉर्मूला करेंगे तो क्या होगा? ए इक्वल टू या तो 4q होगा जब आर बराबर 0 हो गया, या तो क्या होगा 4q प्लस 1, वन। या तो क्या होगा 4q प्लस 2, या तो क्या होगा 4q प्लस 3। यही होगा ना। और ए विषम पूर्णांक है। ए कैसा पूर्णांक है? विषम। विषम। हमने ये लेके चला था। ए हम ये मान के चल रहे थे कि ए कैसा पूर्णांक है? विषम।
विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक यही मान के चल रहे थे ना। तो इसके हिसाब से हमारे पास कौन कौन उत्तर होना चाहिए था, सिर्फ ये वाला चौथा। हाँ, लेकिन इसमें से दो गो आ गया है, ये पहला और तीसरा भी। ये बताना है कि पहला तीसरा क्यों नहीं होगा, हैंड रेज करना है, कौन कौन बताएगा। बताओ पहला क्यों नहीं होगा, तुम पलवी। सर पहला इसलिए नहीं होगा वो फोर्स से नहीं तो पूरा पूरा कट जाएगा। ये फोर से क्या मतलब है, हमको सम विषम तो चेक करने के लिए सिर्फ दो से ही चेक करेंगे ना, दो से ही भाग लग जाएगा। सम है सर इसलिए वो दो विभाजित हो जाएगा, चूंकि दो से विभाजित हो जाएगा इसलिए ये तो सम है ही नहीं, मतलब कि यहाँ वाला विषम हो गया है ना। तुम बताना पारुल, तीसरा वाला क्यों नहीं होगा। सर वहाँ पे कैसे पता चला कि ये सम पूर्णांक है। कोई चीज सम पूर्णांक है, ये कैसे पता करेंगे। तो दो से भाग लगेगा तीसरा वाला में, पूरा पूरा इसलिए ये पूरा सम पूरी लग जाएगा। 4Q+2 है, इसमें दो से भाग देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2Q+1 बन जाएगा ना। यानी कि कुल मिला जुला के दो से तो भाग लग ही गया, दो कॉमन निकल जाएगा, दो कट गया, 2Q+1 बच गया। यानी कि इसमें भी लग गया, यानी कि पहला में भी लग गया, तीसरा में भी लग गया, लेकिन दूसरा और चौथा में नहीं लग सकता है। यानी कि पहला और चौ तीसरा ये बताया कि ये कैसा पूर्णांक है, दोनों सम पूर्णांक है। और सिर्फ तीसरा, दूसरा और चौथा कैसा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक, इसीलिए ये दिया गया था ना। बात समझ में आया। ठीक है। अब देखना है, हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि क्या चीज लगेगा, एलसीएम लगेगा कि एचसीएफ लगेगा कि क्या लगेगा। ध्यान से देखना है। दिया ये गया है कि एक मिठाई विक्रेता है, उसके पास 420 क्या चीज है, डिब्बे काजू है, काजू की बर्फी। और 130 जो है बादाम की बर्फी है। 420 काजू की बर्फी है और 130 क्या है, बादाम बादाम की बर्फी। अब वह इनकी ऐसी ढेरिया बनाना चाहता है, ढेरी बनाना चाहता है, मतलब एक के ऊपर एक को रखना चाहता है। ठीक है, इस प्रकार से बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, प्रत्येक ढेरी में क्या रहे, बर्फियों की संख्या समान रहे। मतलब कि जो ढेरी बनेगा ना, एक में जितना है संख्या उतना ही इसमें भी हो, दूसरे में भी हो, समान रहे। तथा ये ढेरिया बर्फिये में परात में न्यूनतम स्थान घेरे, कैसा स्थान घेरे, न्यूनतम न्यूनतम मतलब कि कम से कम जगह घेरे। एक के ऊपर एक उसको रखना भी है और चाहता है कि कम से कम जगह भी घेरे। तो हम लोग को ये बताना है इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, बताओ सोच के। एक ढेरी में कितना बर्फी रखा जाएगा, स्थान न्यूनतम घेरना है और प्रत्येक ढेरी में समान रहना चाहिए। सर 10 एचसीएफ निकालना पड़ेगा ना, 10 आएगा ना, 10 आ रहा है। तो इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और 10 आ जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग को देखना है कि उसने उसका प्लान क्या था, उसके प्लान को समझना है। ठीक है, 10 एचसीएफ आया, एचसीएफ हम लोग को क्या बताता था, वह बड़ी से बड़ी संख्या है ना।
जिससे दोनों में भाग लग सकता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों में भाग लग सकता है। तो ऊपर में भाग देंगे तो 420 में भी 10 से भाग दे सकते हैं तो 42 आएगा। और 130 में जब 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 13 आएगा ना? यस सर। 13 आएगा। तो अब ये भी क्या करेगा? 10 10 की सबकी ढेरी बना देगा। कंप्लीट बराबर बराबर रहेगा, यानी कि 42 ढेरी किस चीज की बनाएगा? काजू के बर्फी का। और 13 ढेरी किस चीज का बनाएगा? बादाम का। और प्रत्येक ढेरी में कितना बर्फी है प्रत्येक प्रकार का? 10 है ना? तो ये हो गया अपना बराबर बराबर रख भी दिए। और इससे कम अगर मान लेते हैं कि अगर एचसीएफ नहीं निकालते हैं तो फिर हम लोग का दिक्कत हो जाता है। हम लोग इसमें पता नहीं कर पाते कि कैसे बराबर बराबर रखेंगे, क्योंकि अंतर तो होना नहीं चाहिए, है ना? बराबर बराबर ही रहना चाहिए था। तो बराबर बराबर करने के लिए हम लोग को एलसीएफ निकाल लिए कि क्या चीज है जिससे कि बराबर बराबर वो कट जाएगा दोनों। क्योंकि बचना भी नहीं चाहिए था। अगर कोई ऐसा नंबर ले लेते और अलग अलग नंबर ले लेते तो फिर उसमें कुछ बच जाता, तो बचना भी नहीं चाहिए। बात समझ में आ गया ना? ठीक है। तो ये जब समझ में आ गया तो अब तुम लोग अपना पहला जो अध्याय है, इसका जो एक्सरसाइज है उसको तुम लोग बना सकती हो। अब हम लोग इसके चलते हैं अगला टॉपिक पर। और अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उस चीज को ध्यान से समझते हैं लोग कि ये क्या बोल रहा है। और वो है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। किसी को पता है क्या होता है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय? हैंड रेज। क्या होता है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय? बताओ। नहीं पता है? सर बहुत नहीं, ये नहीं है। पहला प्रमेय है ये, पहला चैप्टर का पहला प्रमेय। ध्यान देना है कि गणित के 10वां क्लास में जितना भी प्रमेय होगा सारा प्रमेय को रट जाना है, याद रखना है। उस प्रमेय को मुश्किल से 30 या 35 प्रमेय होगा सारा पूरा मैथ का किताब मिला के। जितने भी प्रमेय हैं उसको एक पेज पे लिख लेना है और याद कर जाना है। यहाँ तक कि 9th का प्रमेय भी अगर हम लोग को याद रहे तो ठीक रहेगा, क्योंकि उसी के आधार पे मैथ समझ में आता है। लेकिन 10वां का प्रमेय तो याद कर ही जाना है, ठीक है ना? क्योंकि अगर प्रमेय नहीं याद रहेगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वो एक बेस देता है जिसके आधार पर हम आगे सोचते हैं। प्रमेय है वो बेस देता है जिसके आधार पर हम आगे सोचते हैं। अगर हमारे दिमाग में प्रमेय ही नहीं रहेगा और उसको कैसे यूज करते हैं हमें पता नहीं रहेगा तो हम क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे और सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। प्रमेय एक प्रकार का हमारे पास गाड़ी दे दिया गया, अब हमको गाड़ी को चलाने सीखना है, मतलब प्रमेय है। प्रमेय को यूज करने सीखना है, तभी जाकर के हम प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहला प्रमेय है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। लेकिन उसको समझने से पहले एक आसान चीज तुम लोग को पता होगा, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। भाज्य और अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? सर भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसमें दो से अधिक संख्या से विभाजित है। संख्या कैसा मतलब हाँ, एक और स्वयं से विभाजित होगा तो वो भाज्य होगा, है ना? अभाज्य होगा। ठीक है, अभाज्य हो गया। अभाज्य में क्या होगा? वो या तो एक से विभाजित होगा या फिर स्वयं से। strength और भाज्य क्या होगा? वो इन दोनों के अलावा एक और स्वयं से तो होगा ही, इसके अलावा कुछ और भी रहना चाहिए, है ना? यस ये हम लोग का होता है। ठीक है। अब अंक गणित का आधारभूत प्रमेय ये बोलता है। अब देखो अभाज्य संख्या का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा बताओ? कुछ नहीं, एक और संख्या एक और वही संख्या। जैसे कि 5 है, 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 5 गुना 1। 7 का क्या होगा? 7 गुना 1। 13 का भी क्या होगा? 13 गुना 1। यानी कि प्रत्येक अभाज्य संख्या का यही दुनिया है ना?
उसमें एक्स्ट्रा एक एक आ गया है जिसका कोई मतलब नहीं है। एक तो ऐसे ही हर जगह लगे रहता है, तो उसका कोई अंतर तो है नहीं, मतलब कि उसका एक प्रकार से गुणनखंड हो ही नहीं रहा है, या फिर यही बोल सकते हैं एक गुणे हो रहा है ना। हम लोग इसका गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं, यही मतलब हुआ ना। ठीक है, तो इसमें अब अंकगणित का आधारभूत प्रमेय ये बताता है कि अभाज्य संख्या तो ठीक है, जो है सो है। ये बोलता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या कैसे बनता है, अभाज्य संख्या से ही, प्रत्येक अभाज्य संख्या से मिलके। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय बोलता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है, और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब कि प्रत्येक भाज्य संख्या का अपना एक अद्वितीय गुणनखंड होगा, अभाज्य संख्या का गुणनखंड। जैसे कि मान लो कि हमारे पास 6 है, 6 का क्या होगा? 2 गुना 3। अब मेरे को ये बताओ, क्या 3 गुना 2 इसको नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और ये भी 6 ही होगा, होगा ना। यानी कि क्रम मायने नहीं रखता है, क्रम मायने नहीं रखता है, कोई भी क्रम हो जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं, है ना। और एक अद्वितीय गुणनखंड बनेगा, यानी कि उसमें कोई और नंबर नहीं आएगा। एक भाज्य संख्या है तो उसका एक अद्वितीय गुणनखंड बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? अद्वितीय का मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? अद्वितीय का मतलब क्या हुआ बताओ? हाँ, किसके जैसा कोई नहीं। जैसे कि हमने 6 का निकाला तो 2 3 आया, तो अब किसी और संख्या का 2 3 आ सकता है क्या अभाज्य गुणनखंड? नहीं आ सकता है। और किसी संख्या का 2 3 नहीं आ सकता है, अगर मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि किसी और संख्या का फिर से 2 3 आ जाए। 2 3 सिर्फ किसका है? 6 का, है ना। तुम लोग सोच के बता दो कि कोई और संख्या है जिसका 2 3 ही अभाज्य गुणनखंड आ जाए। नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। ले लेते हैं 12। 12 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड? 2 गुना 2 गुना 3। तो ये इसका ही हो गया, अब इसके अलावा अब किसी का नहीं हो सकता है। 2 गुना 2 2 3 किसका अभाज्य गुणनखंड है भाई? तो 12 का है, यानी कि हर संख्या का, हर भाज्य संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड होगा, और वो सिर्फ उसी का होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम दूसरा संख्या लेंगे और संख्या तो दूसरा होगा और अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो दो का बराबर बराबर अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। क्रम को इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 को इधर कर दे, 2 को उधर कर दे, उससे कोई चक्कर नहीं है। बात यह है कि प्रत्येक भाज्य संख्या का सिर्फ अपना एक अद्वितीय गुणनखंड होता है। कोई दूसरा संख्या आके कभी नहीं बोल पाएगा कि मेरा भी ऐसा ही है। अब जैसे कि बताओ कि एक आदमी का 5 फीट लंबाई है, क्या उसका यह द्वितीय लंबाई है कि दुनिया में बहुत सारा आदमी 5 फीट हो सकता है? बहुत सारा हो सकता है, तो यानी कि ये अद्वितीय नहीं है। लेकिन ये अद्वितीय है, जो संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, एक संख्या का अपना ही होता है, किसी और का वैसा ही अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है। बात समझ में आया ना? क्या चीज? और कुछ चेंज मतलब? संख्या यही रहेगा तो अभाज्य गुणनखंड भी यही रहेगा, 2 2 3 ही रहेगा। अगर 12 रहेगा तो 2 2 3 ही रहेगा, ये बात ध्यान से रखना है। इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे भी लिखते हैं ना, 2 के पावर 2 गुना 3 की पावर 1।
इसका मतलब क्या होता है कि दो दो बार लिया गया है और तीन कितनी बार लिया गया है? एक बार लिया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ निकालने सीखा था ना, इसी के आधार पे हम लोग फिर से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो एलसीएम एचसीएफ फिर नहीं समझ में आएगा। और अभी ये चीज बहुत क्लियर होगा जो मैंने परिभाषा बताया था पिछला बारी। लेकिन उसके पहले इस चीज को ध्यान से देखना, इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और यह गुणनखंड बिना क्रम के अद्वितीय होता है। ठीक है ना, बिना क्रम के अद्वितीय, ये ध्यान रखना है। क्रम मायने नहीं रखना है। जैसे कि देखो इसमें हमने 12 है, तो 12 का जब हम लोग गुणनखंड निकाले हैं तो क्या आया? 2 गुना 2 गुना 3। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 गुना 3 गुना 2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3 गुना 2 गुना 2। तो हम लोग इसमें क्रम को मायने नहीं रख रहे हैं, क्रम का कोई क्रम के लिए कोई समस्या नहीं है, किसी भी क्रम में रख सकते हैं। नहीं तो कभी कभी क्रम भी मायने रखता है कि क्रम निश्चित रहना चाहिए। अगर क्रम मायने रखता तो हम लोग को इसको कितना बोलना पड़ जाता, कुल अलग अलग को अलग अलग गिनना पड़ता ना। हमको यहाँ, हमारे लिए यहाँ पे क्रम मायने नहीं रख रहा है। क्रम कैसा भी हो, आगे रहे पीछे रहे बीच में रहे, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ क्या पड़ रहा है कि 2 2 और 3 रहना चाहिए, है ना। क्रम मायने रखता है ना कभी कभी, कि जिंदगी में कभी क्रम मायने नहीं रखता है। हम लोग बैंक में जाते हैं, लाइन लगते हैं, तो ऐसा होता है क्या कि वहां पे क्रम मायने नहीं रखता है? रखता है ना। बस में चढ़ते हैं तो भी क्रम मायने रखता है, जो पहले चढ़ गया बोलेगा कि सीट मेरा ही है क्योंकि मैं पहले चढ़ गया था, पहले आया था। लेकिन ये जो आधारभूत प्रमेय है इसमें क्रम मायने नहीं रखता है। इसमें इन तीनों को एक ही बोला जा रहा है, सबका स्थान का वैल्यू बराबर है, कहीं भी रहे, है ना। यहाँ पे क्रम मायने नहीं रख रहा है। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया अपना आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक जो भाज्य संख्या है उसको अभाज्य में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या, कोई समस्या, कोई डाउट है? ठीक है, डाउट नहीं है तो हाँ बोलो। डिफिनेशन एकदम प्रमेय में लिखा हुआ है किताब में, तुम लोग एनसीईआरटी किताब उठाना और वहां पे लिखा हुआ है। अगर वो नहीं समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है तो मेरे से पूछना। ठीक है, जो मैं ये प्रमेय बता रहा हूँ ये तुम लोग का प्रमेय पहला ही है, 1.2 प्रमेय है ये। प्रमेय 1.2, पहला प्रमेय था वो यूक्लिड वाला, और ये दूसरा प्रमेय है 1.2, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तुम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और यह गुणनखंड अभाज्य खंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। सिंपल। क्रम मतलब कि उसमें का लाइन का मीनिंग हम मैंने तोड़ तोड़ के बता दिया कि भाज्य संख्या रहेगा उसको तोड़ सकते हैं, क्रम मायने नहीं रखता है, और अपने आप में अद्वितीय का मीनिंग भी मैंने बता दिया कि एक संख्या का एक ही होगा। अगर 2 2 3 है तो 12 का होगा, और 12 है तो 2 2 3 होगा। कोई ये नहीं बोल के आएगा कि 14 है, 14 भी कहेगा कि मेरा 2 2 3 होगा, गलत। 14 है तो 14 का क्या होगा? 2 और 7, है ना। सेम सेम हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ठीक है। तो इसको व्यापक रूप में भी बोला जाता है, व्यापक रूप में ऐसे ही बता दे रहा हूं। मान लेते हैं कि अपने पास कोई एक भाज्य संख्या है जिसका नाम क्या बोला गया? एक्स। क्या है? एक्स। ठीक है, तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं? इसको हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। तो कैसे तो लिखेंगे? तो ये आएगा P1 गुना P2 गुना P3 गुना डैश डैश करते हुए Pn, ऐसे लिखा गया है। और अंतर इसको कैसे लिखा गया है? इसको ऐसे लिखा गया है कि P1 से या तो बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा P2, P2 से या तो बड़ा रहेगा बराबर रहेगा P3, या तो बड़ा रहेगा बराबर रहेगा P4, करते करते लिखा गया है Pn तक। ऐसा क्यों लिखा गया, समझ में आया क्या?
नहीं समझ में आया? देखो, जैसे कि 12 है, 12 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 2 3 आएगा ना? हाँ, तो इसको हम लोग बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। कैसे क्रम में लिख देते हैं? 2 2 3 बढ़ते हुए क्रम में। तो यही ऊपर के जैसा ही तो मेंटेन हुआ है ना। एक्स तो था अपना 12, P1 भी 2 है, P2 भी 2 है, P3 भी, और P3 क्या हो गया? 3। यानी कि अगला वाला जो संख्या है वो अपने पीछे वाला के या तो बराबर रहेगा या तो उससे क्या रहेगा? बड़ा बड़ा रहेगा। इसीलिए इसको ऐसे लिखा गया है कि P2 P1 के या तो बराबर रहेगा या उसके बड़ा रहेगा। तो इसमें देखो हम लोग को क्या मिल गया कि P1 तो बराबर है P2 के, लेकिन P3 P2 से क्या है? बड़ा है। ये 12 के केस में है ना। यानी कि प्रत्येक एक्स को हम लोग ऐसे ही P1 P2 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। P1 भी अभाज्य संख्या है, P2 भी अभाज्य संख्या है, P3 P4 Pn n तक अभाज्य संख्या रहेगा। उस संख्या पर डिपेंड करता है कि किसको तोड़ रहे हैं। लेकिन ये जरूर है, तोड़ने के बाद उसको आरोही क्रम में सजा दो, बढ़ते हुए क्रम में, तो हम लोग को पता चलेगा कि प्रत्येक अगला नंबर पीछे वाला के या तो बराबर रहेगा या तो उससे बड़ा रहेगा। यही होगा ना? इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब मेरे को ये बताना है तुम लोगों को, जैसे कि मान लो कि हमारे पास 12 आया। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या चीज है? 2 गुना 2 गुना 3। अब इसमें हम लोग भाग किस किस चीज से दे सकते हैं 12 में? 2 से भी दे सकते हैं, 3 से भी दे सकते हैं, 4 से भी दे सकते हैं, और 6 से भी दे सकते हैं, और 12 से भी दे सकते हैं। इसका मीनिंग तुम लोग को कुछ दिखा कि इसमें क्या हो रहा है? मैं ऐसा क्यों पूछा ये क्वेश्चन? ध्यान से देखोगे तो तुम लोग को पता चलेगा। इसमें हम लोग 8 है, मतलब कि इसमें 8 से भाग, 8 तो छोड़ो, पहले ये बताओ कि इसमें हम लोग 10 से भाग क्यों नहीं दे सकते हैं 12 में? 2 शेष बच जाएगा। 10 से भाग देंगे तो 10 से जैसे कि 12 में भाग देंगे तो 2 शेष बच जाएगा। एक तो चीज हो गया है ना, इसलिए भाग नहीं लगेगा। नहीं, अब दूसरा कारण देखो कि क्यों नहीं भाग लगेगा, मैं वो बता रहा हूँ कि क्यों नहीं भाग लगेगा। ठीक है, उसको देखो। एक तो ये कारण है कि शेष बच जाता है। शेष बचने वाला कारण तो है ही कि शेष बच रहा है तो भाग नहीं लग रहा है। हाँ बताओ। नहीं, आधा से मतलब नहीं है। आधा से मैं कम ले लेता हूँ। मान लो कि मैंने 5 ले लिया। नहीं, 5 लो ना, मैं 5 दे दिया। अब दिखाओ मेरे को, आधा से कम है ना? 12 से आधा से कम है। 12 का आधा 6 होता है। लगेगा? फिर भी शेष बच जाएगा। कितना शेष बचेगा इसमें? 5 दूनी 10, दो ही शेष बचेगा अभी भी। तो आधा से कम वाला फेल हो गया ना? आधा से कम वाला काम नहीं कर रहा है। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैसे पता करें कि भाग लग जाएगा। तो 10 का अभाज्य गुणनखंड करो, क्या आएगा? 2 गुना 5। और भाग का मतलब क्या होता है? देखो, 12 का है 2 2 3, और 10 का क्या है? 2 गुना 5। भाग का मतलब ये होता है कि 10 से भाग देना है तो 10 क्या है अपना? भाजक। और 12 क्या है अपना? भाज्य। तो 2 गुना 2 गुना 3 ऊपर रहेगा और 2 गुना 5 नीचे रहेगा। दो दो तो कट जाएगा, लेकिन बेचारा 5 नीचे क्या करेगा? बच गया। है ना? इसीलिए भाग नहीं लग रहा था 10 से। भाग लगने का मतलब ये होता है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा। जिसको नहीं दिख रहा होगा ना, फिर से ज्वाइन कर लो, पता चल जाएगा। एक बार लीव करके ज्वाइन कर लो। नहीं तो एक नहीं होगा तो फिर मैं दोबारा ये कर दूंगा। एक बार लीव करके देख लो। लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। समझ में आया? हम 10 से भाग क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि 10 से भाग इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि 10 में क्या चीज छुपा हुआ है? 5। हम अभाज्य गुणनखंड निकालें और 10 में हमको
5 छुपा हुआ है। और कटने के लिए क्या चाहिए था? भाग कब लगेगा? जब जो जिससे भाग देना है उसका अभाज्य गुणनखंड में जो जो चीज है वो ऊपर वाला में भी क्या होना चाहिए? रहना चाहिए। और जय को है तय को कम से कम रहना चाहिए। 10 से भाग इसीलिए नहीं लग पाया ना, क्योंकि 12 में तो 5 है ही नहीं। 12 का अभाज्य गुणनखंड में है ना, यस इसलिए 5 कट नहीं पाया। ऊपर वाला देखो, इसमें 2 से भाग लग रहा था, 3 से लग रहा था, 4 से लग रहा था, 6 से लग रहा था, 12 से लग रहा था। क्योंकि इसमें तुम किसी का भी अभाज्य गुणनखंड निकालोगे ना, तो वो 12 के अभाज्य गुणनखंड के वाला ही सीन होगा, या तो उसी में का कोई संख्या से ये बना होगा। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ अभी, 2 2 में क्या चीज है? सिर्फ 2 है, तो कट ही जाएगा। 3 में सिर्फ 3 है, ये भी कट यस जाएगा। 4 में क्या है? दो गो दो है, और 4 में दो गो दो है। 12 कहेगा कि मेरे पास भी पहले से दो गो दो है, तो कट जाएगा। 6 में दो, एगो दो है, एगो 3 है, तो 12 कहेगा कि ठीक है, तुमसे भी मेरे में भाग लग जाएगा, क्योंकि मेरे पास भी पहले से एगो दो है और एगो 3 है। ठीक 12 कहेगा कि मेरे पास दो दो 3 है। 12 कहेगा तो मेरे पास भी दो दो 3 है, तुमसे भी लग जाएगा। अब मेरे को बताओ, 8 से भाग लगेगा क्या 12 में? 8 से? नहीं सर तीन तीन नहीं फ्रेंड हाँ, 8 से नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 8 में तो 3 गो दो है ना। यस और 12 में बोलेगा कि मेरे पास तो दो ही दो है, हमें भाग नहीं लग पाएगा। समझ में आया यस कि भाग क्यों लग रहा है और क्यों नहीं लग रहा है किसी चीज में? ये इसका कारण है, भाग लगने और नहीं लगने का। कि किसी चीज में भाग तभी लग सकता है जब जिससे भाग दे रहे हैं उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और देखेंगे, तो उसमें जो जो अभाज्य संख्याएं हैं और जितनी जितनी मात्रा में है, उतनी वो अभाज्य संख्याएं उतनी उतनी मात्रा में है, भाज्य में भी होना चाहिए। भाजक में जो जो अभाज्य संख्याएं, क्या बोल रही हो? सर मतलब भारत में भाजक में बच जाएगा तो भाग नहीं लगा ना, वही तो बात हो गया ना। जैसे कि हमने 10 से भाग देना शुरू किया था 12 में, तो जब 12 में हम 10 से भाग दे रहे थे तो नीचे में 5 बच गया था ना भाजक में, तो भाग नहीं लगा। भाजक में अगर बच गया तो भाग नहीं लगेगा, भाजक पूरा पूरा खत्म हो जाना चाहिए ऊपर वाले से। यानी कि भाजक में जो जो चीज है वो चीज भाज्य में भी रहना चाहिए, और जितनी मात्रा में है उतनी ही मात्रा में रहनी चाहिए। हाँ बोलो। मतलब पूरा पार्ट नहीं, ये पूरा कौन कट जाएगा? ऊपर वाला पूरा खत्म हो जाएगा, ऐसा बोलना चाह रही हो? तो ऊपर वाला पूरा खत्म हो जाएगा और नीचे अगर बचा रह जाएगा तो भी भाग नहीं लगेगा ना। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब तुम एक प्रकार से ये कहना चाह रही हो, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कि हमारे पास, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इसका। जैसे कि हमारे पास पहले से 2 गुना 3 है, और मैं नीचे कर देता हूँ 2 गुना 5 गुना 3 कर दिया है ना। यस यानी कि ऊपर में 6 है और नीचे हम किससे भाग देना चाह रहे हैं? 5 दूनी 10 तियां 30 से। अब इसमें हम फिर से भाग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो हम भाग देने जा रहे हैं, तो ऊपर वाला भले पूरा पूरा ये कट गया, लेकिन नीचे अंत में फिर क्या हो गया कि ऊपर नीचे में एक 5 बच गया है और ऊपर में भाग देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर से नीचे बचा रह गया। यानी कि भाग तभी लग सकता है जब नीचे का जो भी चीज है वो ऊपर रहना ही रहना चाहिए और उतनी ही मात्रा में रहनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? उतनी ही मात्रा से हम क्या कहना चाह रहे हैं? अगर ऊपर में दो गो दो है, अगर ऊपर में दो गो, अगर नीचे में, यानी कि अगर भाजक में दो 3 गो है, तो ऊपर में दो कई गो रहना चाहिए? 3 गो रहना चाहिए। कम नहीं रहना चाहिए, ज्यादा रहेगा तो चल जाएगा, ज्यादा रहेगा तो भाग लग जाएगा। अगर 5 गो 2 है तब ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करके हम लोग को पता चलता है ना अभाज्य गुणनखंड में कि कौन सा संख्या कितनी कितनी है। बताओ, डाउट है क्या इसमें किसी को? सर
एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हम लोगों को भाग देने के लिए कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे कि हमने 24 ले लिया, और 24 में हम देना चाहते हैं भाग, एग्जाम्पल के लिए 18 से। ठीक है, तो एक तो हम लोग को सीधे सीधे पता है कि 18 से भाग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 12 से तो बड़ा हो गया है ना। 12 से बड़ा से आधा से ज्यादा से तो भाग लगता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें ऐसे कि क्यों नहीं भाग लगेगा, तो 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? दो गुना दो गुना 3 तीन। आएगा ना। 18 का क्या आएगा? यस। दो गुना 4 आएगा क्या? दो दो आएगा क्या? नहीं आएगा। दो का तीन। 3 आएगा, ऐसा आएगा। यानी कि 24 का क्या बना? 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1, और 18 का क्या बना? 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 2। अब देखो, 18 से भाग इसलिए नहीं लग पाएगा, क्योंकि 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1 में नीचे से क्या करना है? 2 के पावर 1 3 के पावर 2 से भाग देना है। तो दो वाला का तो काम हो जाएगा ना, यस। क्योंकि ऊपर में 3 गो 2 है, नीचे में एक ही 2 है, तो दो दो तो कट जाएगा। लेकिन बेचारा 3 ये कहेगा कि हमको पूरा पूरा लगाने के लिए ऊपर में कम से कम 2 गो रहना चाहिए था, पहले से कई गो है? एक गो है। तो नीचे वाला एक बचा रह जाएगा, है ना। तो यानी कि दो जब भाग करेंगे, जब पूरा पूरा भाग लगेगा तो क्या होगा? एक तो दो, इसमें से 2 को 2 बचा रह जाएगा, और 3 तो खत्म हो जाएगा, नीचे में एक 3 बचा रह जाएगा, है ना। भाग नहीं लगा, पूरा पूरा खत्म। यानी कि पॉइंट ये है अपना, यही जो हम लोग कटाते हैं वही वाला बात है। पॉइंट ये है, हम लोग पहले से भी ऐसे ही तो कटाते थे लोग ना। मैं कोई नया चीज नहीं बता रहा हूँ। हम लोग को बोला जाता था इसको कटाओ। 8 बटा बोल देंगे कि 6 है, बोलेगा इसको कटाओ, तो हम लोग क्या करते थे, देखते थे कि क्या ऐसा चीज है जिससे दोनों में भाग लग सकता है। तो हम लोग को पता चलता था दिमाग में से, अच्छा 2 है। 2 से ऊपर जाएगा, 2 चौके 8, 2 3 6। कैसे पता चला कि 2 है? अभाज्य गुणनखंड से, यस। है ना। कोई नया चीज ये नहीं है, नया चीज है क्या? यस। नहीं है, सिंपल सा देखना है नीचे से। भाग क्यों नहीं लग पा रहा है? क्योंकि ऊपर में नीचे वाला चीज है ही नहीं। यानी कि भाज्य में भाजक वाला है ही नहीं। भाजक का अभाज्य गुणनखंड में जो जो जितना जितना है, भाज्य में भी वो उतना उतना रहना चाहिए, तभी भाग लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। है ना। यस। क्लियर हुआ क्या ये? यस। अब ये देखो, ऐसा के लिए। एग्जाम्पल के लिए हम अब इसके आधार पे हमें एलसीएम और एचसीएफ का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हालांकि इस पे कल भी डिस्कस करेंगे लोग, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ। हम लोग अपना एचसीएफ और एचसीएफ निकालते हैं लोग। मान लो कि 8 है, और अपने पास 8 ले लेते हैं और 12 ले लेते हैं। बताओ 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 24। 24 आएगा। 8 और 12 का एचसीएफ कितना आएगा? 4। 4 आएगा। अब मैं देखो सीधे इसका निकालूंगा कि कैसे एचसीएफ और एलसीएम इतना इतना आएगा। तुम लोग को याद होगा, पहले 8 का ये बता दो, 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3। 2 गुना 3, 2 2, यानी कि 2 के पावर 3 ना। यस। और 12 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड? 2 के पावर 2 गुना 3 होगा ना। अब बताओ मेरे को कि एलसीएम का मतलब हम लोगों ने क्या समझा था, कि एलसीएम क्या होता है? परिभाषा। हाँ, वही है, वही हम लोग को देखना है कि वैसा हम लोग क्यों करते हैं। बात बोली वो सही है, लेकिन वैसा क्यों करते हैं वही हम लोग को देखना है। हमने क्या बताया था, एलसीएम का मतलब क्या होता है? हाँ, यानी कि हमको क्या चीज निकालना है एक प्रकार से, भाज्य। यस। एलसीएम में यही होता है ना, यहाँ पे कर देते हैं। एलसीएम निकालना है मतलब हमको क्या निकालना है? भाज्य, है ना। और हमको पता है कि एलसीएम में न्यूनतम संख्या है जिसमें दोनों से भाग लग जाए, 8 से भी भाग लग जाए और 12 से भी भाग लग जाए। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा?
जब हम लोग को भाग देना है और हम ये चाहते हैं कि 8 से भी भाग लगे और 12 से भी भाग लगे, तो हम लोग को कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा ना कि जो भी संख्या है, भाज्य कहाँ रहता है? ऊपर, और भाजक जो नीचे से भाग देने जाएगा। तो 8 को भी भाग देना है और किसको भाग देना है? 12 भी भाग देना चाहता है। तो हमको ऐसा संख्या बनाना है, अगर 8 को भाग देना है, तो हम क्या चाहेंगे कि जिसमें भाग देना है उसमें क्या हो, कम से कम? बोलो। 2 गुने 2। 3 गो 2 हो ना, 2 गुने 2 हो, 3 गो 2 हो। अगर हम किसी संख्या में 8 से भाग देना चाहते हैं, भाज्य मतलब हो जिसमें भाग दिया जाएगा। तो अगर हम किसी संख्या में 8 से भाग देना चाहते हैं, तो हम क्या चाहेंगे कि उस संख्या के अभाज्य गुणांकन में कई गो 2 हो? 3 गुना 3 गो 2 हो। नहीं तो उसमें भाग लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो हमको 3 गो 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, लेना पड़ेगा ना। यस। 12 दोनों में से पूछेंगे। देखो पहले हमको देखने जाएंगे कि हमको 2 चाहिए। तो हमको 12 बोल रहा है कि हमको में भाग लगने के लिए कई गो 2 चाहिए? 2 2 गो 2 चाहिए। और 8 क्या बोल रहा है कि मेरे में भाग लगने के लिए कई गो 2 गो चाहिए? 3 गो 2 चाहिए। तो हम दोनों में से किसका बात मानेंगे? दोनों। दोनों का बात मानेंगे। तो किसका बात मानेंगे तो दोनों का बात पूरा हो जाएगा? 8 का। नीचे वाला का बात मानेंगे तो 8 वाला का बात पूरा नहीं होगा। तो हम इसलिए ऊपर वाला का ले लेंगे कि दो, जब दोनों में 2 है तो ऊपर वाला का ले लेंगे। अब देखो 3, तो ऊपर में 8 वाला में कई गो 3 है? एक भी नहीं है। मतलब एक प्रकार से 3 पे जीरो पावर चढ़ा हुआ है ना? यस। 3 पे जीरो पावर चढ़ा हुआ है, मतलब कि एक भी नहीं है। और नीचे वाला में 3 पे एक पावर चढ़ा हुआ है, तो हम किसका बात मानेंगे? टीचर। नीचे वाले का, यानी कि 3 के पावर 1 ले लेंगे। क्योंकि अगर मान लो कि 3 नहीं लिए, तो फिर क्या होगा? 8 से तो भाग लग जाएगा, लेकिन 12 से भाग नहीं लगेगा। तो अब ऐसा करके हमने, हमारा जो नंबर आया वही क्या आया? एलसीएम 8 का 24। एलसीएम 24 आया था ना? यस। बात समझ में आया कि हम लोगों ने भाज्य कैसे निकाला? इसमें से हम लोग एक ऐसा संख्या बना रहे थे जो दोनों से भाग लग जाए। और जब दोनों से भाग लग जाएगा तो उसके लिए हम लोग को क्या देखना था कि दोनों में देखते कि क्या क्या अभाज्य संख्याएं हैं। वो अभाज्य संख्याएं रहनी चाहिए, और ज्यादा वाली रहनी चाहिए, कम वाली भी नहीं। 2 का बात करेंगे तो 2 के पावर 3 लेंगे, 2 के पावर 2 नहीं लेंगे। क्योंकि 2 के पावर 2 ले लेंगे और 8 करेंगे कि हमको भाग देने के लिए तो 2 के पावर 3 को चाहिए। तुम तो 2 ही लेके बैठे हुए हो, 8 से भाग नहीं लगेगा, तो हम 3 लेंगे, कम वाला को छोड़ देंगे। है ना? यस। यस। ऐसे ही एचसीएफ में क्या चीज? अरे 3 गो है, 12 में भाग थोड़ी लगाना है, भाज्य है। मैंने क्या बताया था? एलसीएम क्या होता है? भाज्य ये है, 12 से भाग देने जाना है। बात समझी? तो हमने 3 ले लिया है पहले से ही। अब 12 में तो 2 को 2 है, तो दे ही देगा। हाँ। यस। समझ में आया ना? एलसीएम में हम भाज्य निकालते हैं। ये लोग तो अभी, ये 8 और 12 किस चीज का काम कर रहा है? भाजक का। तो 12 बोल रहा है कि मेरे को 2 को 2 चाहिए, 1 को 3 चाहिए। देखो तो एलसीएम में जो भाज्य निकाले हैं उसमें पहले से 3 को 2 है। क्योंकि हमने बड़ा वाला का बात पहले ही मान लिया था, छोटा वाला का बात नहीं माना था। हमने किसका बात माना था? बड़ा वाला का। है ना? हमने बड़ा वाला का बात इसीलिए माना था ताकि सब कोई खुश रहे। है ना? यस। 8 भी खुश, 12 भी खुश। क्लियर हुआ? यस। वैसे ही एचसीएफ में होता है। 1-2 मिनट में एचसीएफ देख लेते हैं लोग। एचसीएफ में क्या होगा? एचसीएफ में हम लोग क्या निकालते हैं? एचसीएफ का डिफिनेशन बताओ। वो बड़ी संख्या। वह छोटी से छोटी संख्या जो, नहीं, बड़ी ना, बड़ी बड़ी बड़ी, हाँ। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में भाग दे देगी। है ना? यस। यानी कि अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं? भाजक। एचसीएफ हम लोग भाजक निकालने वाले हैं। एलसीएम में हम लोग छोटी से छोटी संख्या निकाले थे, तो 24 छोटी से छोटी संख्या है।
हम लोग इसमें और कोई चीज से गुना कर देंगे तो आंसर अपना बड़ा तो हो ही जाएगा, लेकिन हम लोग ने चूज किया था, बड़ा बड़ा चूज कर रहे थे, लेकिन जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है, छोटी से छोटी संख्या आया है। अच्छे से देखना लोग मिला करके। एचसीएफ में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो सब में भाग दे दे, यानी कि हम लोग को भाजक निकालना है, और बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसी संख्या जो सब में भाग दे दे। अब बताओ, हमको 8 में भी भाग देना है और 12 में भी भाग देना है, ठीक है। तो हम दो का कई गो हम कई गो दू लेंगे, 3 गो दू लेंगे कि 2 गो दू लेंगे? दो ही लेंगे ना। अगर 3 गो दू लेंगे तो 8 में तो भाग लगेगा ही नहीं, क्योंकि भाजक का काम करने वाला है, तो हम दो ही गो दो लेंगे, इसमें ज्यादा वाला नहीं लेंगे। और जब 3 लेने जाएंगे तो कई गो 3 लेंगे? एक भी नहीं लेंगे, यानी कि 3 के पावर जीरो वाला लेंगे, एक भी नहीं लेंगे। तो 4 आ गया ना उत्तर। कारण समझ में आया ना क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं, कैसे कैसे हम लोग चूज कर रहे हैं। तो अभी हमने 2 एग्जाम्पल पे देखा, कल देखेंगे 3 एग्जाम्पल पे भी देखेंगे, और फिर ये अपना क्लियरली और समझ में आ जाएगा। समझ में आया ना। तो यही है, और क्वेश्चन बनाने का प्रयास करना लोग। कौन सा? ठीक है, अभी बताते हैं एलसीएम वाला। देखो, एलसीएम में क्या चीज है कि एलसीएम में हम लोग को भाज्य निकालते हैं। हम लोग को पता है ना एलसीएम में हमने 24, 24 अपना क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 8 से और 12 से दोनों से भाग लग सकता है ना। तो हम जब दोनों से भाग लग सकता है 8 से और 12 से, तो भाग लगने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जिसमें भाग देना है ना, उसमें जिससे भाग देना है उसका हर चीज रहना चाहिए कि नहीं। जिससे भाग देना है तो भाग किससे देना है, 8 और 12 से। जब एलसीएम निकालने जाएंगे तो एलसीएम का परिभाषा यह होता है, वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें सबसे भाग लग जाए। सबसे मतलब क्या, दुनिया की सब संख्या से, जिस जिसका एलसीएम निकाल रहे हैं उसी से ना। हाँ, तब 8 और 12 का एलसीएम निकाल रहे हैं तो और 8 और 12 से भाग लगना चाहिए। तो हम उसके लिए क्या किए, 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो पता चला कि उसमें 2 गो 3 रहता है, जो 3 है वो 2 गो रहता है। जब 12 का निकालें, ध्यान से देखना है इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, यहां से बता देता हूं मैं दोबारा से। 8 का जब निकाले तो क्या आया, 2 गो 2, यही आया ना, 3 गो 2, 3 गो 2 आया, यही आया। और जब 12 का निकाले तो क्या आया, 2 गो 2 और एगो 3। हम लोग को कंफ्यूजन होता है तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को एक ही जैसा बना लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, 2 के पावर 3 तो रहने देंगे और 3 के पावर 0 कर देंगे। दोनों में दोनों चीज रहना चाहिए, जिसमें जो नहीं रहेगा पावर 0 कर देंगे। समझ में आया ना। लेकिन रखेंगे सबको क्लियरिटी रखने के लिए रखेंगे सबको। तो 3 के पावर 0, कोई बोलेगा 5 के पावर 0 भी कर सकते हैं। देखो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों करेंगे, हमको उससे मतलब है क्या, नहीं है। हमको 3 से मतलब है, इसलिए हमने 3 को कर लिया, 3 के पावर 0। ठीक है। अब जब हमको एलसीएम निकालना है तो हमको वो छोटी से छोटी संख्या चाहिए जिसमें सबसे भाग लग जाए, 8 से भी 12 से भी। ठीक है। तो 8 से भाग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 बोलेगा कि 3 को 2 चाहिए है ना। तो हमने 3 को 2 ले लिया। हमको जब 8 से भाग देना है तो 8 क्या बोलेगा कि कई को 2 चाहिए, 3। 8 से भाग तभी लगेगा ना जब 3 को 2 रहेगा नीचे में। और 12 क्या बोल रहा है कि 12 से भाग लगने के लिए कई को 2 चाहिए, 2 को 2 चाहिए। हाँ, एक 3 चाहिए, ठीक है, एक 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 नंबर पे एक एक करके आएंगे, अभी पहले 2 से निपट लेते हैं। 8 बोल रहा है कि हमको 3 को 2 चाहिए और 12 बोल रहा है हमको 2 को 2 चाहिए। हम किसका बात मानेंगे, एलसीएम के केस में 8 का बात मानेंगे, क्योंकि नीचे से भाग देना है। भाग देने के लिए भाजक होता है, भाजक नीचे होता है। तो 3 को 2 चाहिए, 2 को 2 रहेगा तो काम नहीं चलेगा, है ना। ये गलत एक्सप्लेनेशन हो गया। 3 को 2 चाहिए, जब 3 को 2 हो जाएगा तो 2 को 2 अपने आप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या।
अरे किसी के पास 3 रुपया है तो क्या उसके पास 2 रुपया नहीं है? है। है। तो ऐसे ही अगर नीचे में हमने 8 का बात मान के 3 को 2 ले लिया, तो 12 वाला का काम तो अपने आप पूरा हो गया ना। उसको तो 2 ही को 2 चाहिए था। ये कोई नहीं क्वेश्चन पूछेगा कि सर 12 वाला का कैसे काम होगा। जिसके पास 10 रुपया है उसके पास तो पहले से ही 9 रुपया 8 रुपया हो गया ना। तो वही वाला केस है यहाँ पे। अब ठीक है, 2 का काम पूरा हो गया, अब 3 का देखेंगे कि हमको कई को 3 चाहिए। तो 3 का देखेंगे तो 8 तो बोल रहा है, ठीक है हमको तो 3 चाहिए ही नहीं। 8 नहीं बोल रहा है ना। लेकिन 12 क्या बोल रहा है, मेरे को एगो 3 चाहिए, है ना। तो 12 के लिए हमने एक 3 ले लिया, ताकि इसमें भाग लग सके। तो 2 को 3 हो गया, एगो दो 3 को लिया हमने 2 और एक लिया हमने 3, और कुल मिला के क्या आ गया, 24। यही हो गया अपना एलसीएम। 24 में अब 8 से भी भाग लग सकता है और 12 से भी, क्योंकि हमने दोनों का बात माना है। दोनों का बात कैसे माना है, इनडायरेक्टली। हमने हर केस में अधिकतम वाले का बात माना है। जब 2 का बात आया तो अधिकतम का बात मान लिया था, तो दोनों का बात मान लिए। जब हम अधिकतम का मान लेते हैं तो बाकी सबका मंशा तो ऐसे ही पूरा हो जाता है। ये एलसीएम का केस है, समझ में आया? इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो लीव कर सकते हो। अमित तुम रुकना, बाकी सब कोई लीव कर सकती हो लोग। खुश रहो, ठीक है।